जिहाल मस्ती मकुन बरंजिश बहाल ए हिज्र बेचारा दिल है। ये आप लोगों ने बहुत बार सुना है। इसका मतलब नहीं समझ में आया, लेकिन फिर भी सुनते रहते हैं। हमारा बजट कुछ ऐसा ही है। मैं नीलेश नमस्कार करता हूँ आप सबको, और अपने बजट वाले स्पेशल ब्लॉग पर आपका स्वागत करता हूँ। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। मैं सिर्फ अपना अनुभव शेयर करता हूँ फॉर एजुकेशन। समाज से जो मुझे मिला है उसे कुछ वापस देने की कोशिश है। चाय दुकान में बजट के बारे में जब बातचीत होती है तो मेजॉरिटी लोगों का ये कहना है कि ये अब फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये कहीं पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है। यहाँ पर पॉलिटिक्स ज़्यादा है और कंटेंट काफ़ी कम है। और इस पॉलिटिकल स्टेटमेंट का रिजल्ट दिल्ली इलेक्शन में भी दिखाई दिया है। इकोनॉमिक रिजल्ट तो बहुत मुश्किल है। अब ये जो 12 लाख का आइडिया है, ये कोई बहुत धांसू आइडिया नहीं है। ये बहुत कम लोगों को ही इसका बेनिफिट होने का है। और यहाँ पर कहीं ऐसा होगा कि जिनकी सैलरी 12 के आसपास होगी वो चाहेंगे कि नहीं भैया मेरी सैलरी ना बढ़े। बॉस बोलेगा इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ये बोलेगा नहीं नहीं जी मेरे को इंक्रीमेंट नहीं करना, आप मेरे को 5,000 रुपया महीना बढ़ाओगे तो मेरा तो नेट घर में टेक होम कम हो जाएगा। तो ये जो बजट है, इट्स मोर ऑफ अ टेल ऑफ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, मिस्ड अपॉर्चुनिटी। हमारे ट्रम्प साहब वो अपना टैरिफ का वेपन लेके आ रहे हैं और इसे निगोशिएशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। उनका ऑब्जेक्टिव क्या है शायद उन्हें भी नहीं पता। वो कुछ दिखाना चाहते हैं अपने इलेक्टोरेट को कि मैं आपके लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ। और भारत के बजट में उनके इच्छा के अनुसार डेविड सॉरी हार्ली डेविडसन बाइक का जो ड्यूटी है वो 75% से 20% हो गया। तो बजट ये है। अब यहाँ पर सारी दुनिया बहुत कंफ्यूज है, बहुत परेशान है। वो लोग पहला स्टेप नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन दूसरे स्टेप के लिए कहीं तैयार हो रहे हैं। उनके टैंट्रम सारी दुनिया को बहुत परेशान कर रहे हैं, बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं। अब ट्रम्प साहब को लगता है कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आना चाहिए। ये आएगा? मुझे तो नहीं लगता है। यहाँ पर चाइना, जापान, इंडिया यूएस बॉन्ड सेल करने की तैयारी में लगे हुए हैं। ये इनका एज ए रिटेलिएशन तैयारी है। और ये कहीं यदि हो गया तो अमेरिकन इकोनॉमी को काफ़ी डिस्टर्ब ये भी कर देगा। बजट में टैक्स उतना बड़ा कल्प्रिट नहीं है। सबसे बड़ा कल्प्रिट जीएसटी है। ये लोग जीएसटी को कम कर दें और जो ऑफिसर आराम से बैठे हुए हैं उनको लगा दें कि भैया आप अपना कॉम्प्लायंस देखो। अब सर्विसेज इंडस्ट्री में 20 लाख के ऊपर में ये 18% का जीएसटी लग जा रहा है। 20 लाख का मतलब क्या है? खाली 1.5 लाख रुपया महीना। अरे एक बंदा काम कर रहा है, आप उसे 1.5 लाख रुपया महीना भी नहीं कमाने दोगे। और यदि उसने 20 लाख का लिमिट पार कर लिया तो 30% का टैक्स और 18% का जीएसटी, वो आधा कमाई सरकार को ही दे देगा। तो उसके पास में नया काम करने का इंसेंटिव क्या रहेगा? लेकिन सोचने वाला कौन है? यहाँ तो सब बस किए जाओ, रमता जोगी बहता पानी। ये काम और ज़्यादा करने का इंसेंटिव नहीं रहता। और मेरे जैसों को तो डर लगता है
कि ये समाज सेवा का जो ब्लॉग है, कहीं इसके ऊपर भी जीएसटी लगा दिया तो हम लोग क्या कर लेंगे, सीधा बंद करके भागना पड़ेगा। बहुत सारे सर्विसेज जनवरी में बंद हो गए इस जीएसटी के ड्रामा में। मार्केट के पेंस बहुत हैं। अब मार्केट के पेंस की जब बातें होती है तो जरा इतिहास को भी देखना जरूरी हो जाता है। सबसे पहला था ग्रेट डिप्रेशन 1929 से जो 39 तक चला, 10 साल चला, और अमेरिका में हजारों बैंकक्रप्ट हो गए, लाखों लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, अमेरिका की इकोनॉमी कलेप्स हो गई और उसका इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पर भी आया। उसके बाद में जो सबसे बड़ा असर हुआ 73 के ओपेक ऑयल क्रैश का। 95 में बेरिंग बैंक के निक लीसन ने डेरिवेटिव में एक ऐसा ट्रेड किया कि बेरिंग बैंकक्रप्ट हो गया। 1997 में एशियन क्राइसिस आया। उसके पहले एशियन मार्केट बम चल रहे थे, लेकिन जब एशियन क्राइसिस आया तो सारे एशियन मार्केट जो गिरे वो अभी तक नहीं संभले हैं, वो उस जमाने का अभी तक पाप धो रहे हैं। हमारे यहाँ हर्षद मेहता के टाइम में 92 में, केतन के टाइम में 2001 में क्राइसिस आया। 2004 में जब इलेक्शन के रिजल्ट आए और अटल जी की सरकार चली गई तो निफ्टी सेलिंग फ्रीज हो गया। निफ्टी का सेलिंग फ्रीज होना बहुत बड़ी बात होती है और ये शायद इतिहास में 2 बार 3 बार ही हुआ है, 3 बार शायद नहीं हुआ है। तो उसके बाद में 2008 का मॉर्टगेज स्कैंडल आया जिसने सारी दुनिया की इकोनॉमी को डिस्टर्ब किया, परेशान किया। वो सब आपके मेमोरी में शायद ना हो, लेकिन कोविड 2020 का तो मेमोरी में है। हम लोग सब लोग दुखी, बाजार कहाँ जाएगा, हम लोग जिंदा रहेंगे तब तो बाजार की बातें होंगी। जितने एपिसोड बोले गए इन सब में अमेरिकन मार्केट, ग्लोबल मार्केट बेहद मार खाया, लेकिन अल्टीमेटली नेट रिजल्ट क्या रहा? क्राइसिस खत्म, कहानी खत्म, बाजार वापस अपनी चाल में फिर ऊपर। और वहाँ से यदि ग्रेट डिप्रेशन की बातें करें तो वहाँ से फ्यू थाउजेंड टाइम्स आगे बढ़ा हुआ है। इंसान हो या बाजार, सबको जाना तो ऊपर ही है। अब ये सब टेम्पररी हिकअप्स आते रहेंगे, हम लोग भी तो हैं, बीमार होते रहते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ा ही था कि हम लोगों की कहानी खत्म हो गई। ऑपरेशन होता है, डॉक्टर आता है, दवाई देता है और फिर दौड़ने लग जाते हैं, कहानी खत्म। तो वो दिन गुजर गए तो ये भी गुजर जाएंगे। ऐसी कोई रात नहीं है जिसका ब्राइट सवेरा नहीं हुआ, ये वक्त भी गुजर जाएगा। हाँ, ये थोड़ा संभल के रहने का है, जरूर है। अभी तक जो आंख बंद करके कुछ भी लिया और उसमें कमाई हो गई, वो टाइम नहीं है। 2025 विल बी अ हार्ड ईयर। यहाँ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और यदि आप अपने लॉसेस को बचा पाए तो अ लॉस सेवर्ड इज मनी अर्नड। इसे ऐसे देखिए, इसे ऐसे समझिए। रुपया जो पहले किसी ब्लॉग में मैंने कहा था 89 तक मुझे जाता हुआ लग रहा है, 88 टच के करके वापस आया है। 89 जाएगा, लेकिन 89 के ऊपर जाता हुआ मुझे नहीं दिखता है फिलहाल, फॉर द टाइम बीइंग। गोल्ड 2900 के ऊपर में फिलहाल जाता हुआ मुझे नहीं दिखता है। ये अब एक ऊपर का लेवल हो गया है। बाजार में अभी पंगे चलेंगे। लोगों ने जो मॉर्टगेज किए हुए हैं, प्लेस किए हुए हैं, मार्जिन कॉल आ रहे हैं, वो सब शेयर बिक रहे हैं, बिकेंगे। फरवरी मार्च में आमतौर पर जमा खर्च का भी सीजन होता है। जो बड़े पंटरों ने बहुत सारे अकाउंट में वो काम करते हैं, किसी अकाउंट में बेपनाह प्रॉफिट है, किसी अकाउंट में बेपनाह लॉस है।
तो वो लोग इन सबको भी एडजस्ट करते रहते हैं। ये सब फरवरी मार्च तक चलेगा और वापस अप्रैल से नया घोड़ा नया मैदान। लेकिन मैं अप्रैल के बाद कोई बड़ी तेजी की बातें अभी नहीं कर रहा हूँ। अभी पैसे बचाएं। पिछले 15 दिनों में मैंने कोई भी ट्रेड नहीं किया, क्योंकि जो उल्टा पुल्टा था, पुचका था, वो सब मेरे मेजोरिटी पहले ही बिक गए। और जो लॉन्ग टर्म के हैं वो मुझे बेचने नहीं है, पैसे इकट्ठे करके रखे हैं। जब समझ में आएगा, जिस दिन समझ में आएगा लूँगा, और तब तक आराम से। इधर मुझे काफ़ी यात्रा करने का मौका मिल रहा है, उसकी भी बातें कभी कर लेंगे। और अभी एरो शो देखेंगे इस सप्ताह में, वहाँ पर डिफेंस कंपनियों के बारे में आइडिया मिलेगा। उन्हें समझने की कोशिश करेंगे कि लिस्टेड स्पेस में हमारे डिफेंस कंपनियां जो वहाँ पर हैं वो क्या कर रही हैं। उसके बाद तिरुपति की का भी प्लान है, तो देखें इन सब के बाद में क्या होता है। और शंकर नारायण साहब की बात भी चलते चलते करनी ज़रूरी है। इनके ब्लॉग को लेकर के काफ़ी हल्ला गुल्ला हो रहा है। नारायण साहब से मिलने का मुझे कई बार मौका मिला है। बहुत रिस्पॉन्सिबल बंदे हैं और वो सबको ये संदेश देते हैं कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में काम करें। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं होता है कि आप मिड कैप में, स्मॉल कैप में आंख बंद करके पैसे डालें। नारायण साहब का मतलब ये है, वो भी यही कह रहे हैं, सावधान रहें और सोच के समझ के निवेश कर। उनका मतलब ये है। अगला जो बातचीत होगा वो इन्वेस्टमेंट के सब्जेक्ट पर होगा और देखें अब क्या आइडिया आता है। और इधर मैं ये कर रहा हूँ कि मुझे अपना ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, तो जो काम के जो डेटा होते हैं या दूसरों के टॉक शो होते हैं उसको मैं एज अ अटैचमेंट कमेंट्स में डाल देता हूँ। आपको यदि और ज़्यादा जानने की इच्छा हो तो आप उन्हें देख सकते हैं, और देखेंगे तो आपका उपकार ही होगा। जय हिंद, नमस्कार।